नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव वंशराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे सेकेंड ईयर के क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा पे, जिसमें हम लोग एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लेक्चर 3.2 की। तो दोस्तों, आज के सेशन का जो हमारी स्टार्टिंग टॉपिक है, जहां से हम शुरुआत करेंगे, वो टॉपिक है हमारा कि दोस्तों यहाँ पे हमने एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है। इसमें किया कुछ नहीं है, केवल एक चालक पदार्थ था। ठीक है, ये जो पदार्थ आपको दिख रहा है, एक रॉड टाइप की दिख रही है। ये रॉड काहे की बनी है? किसी चालक पदार्थ की। अब चालक पदार्थ कुछ भी हो सकता है, लोहा या कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह, कुछ भी, मतलब वो कंडक्टिंग होना चाहिए बस। ठीक है, ओके। हमने क्या किया, इस क्षण को, इस रॉड को एक विभव स्रोत, एक सेल से हमने जोड़ दिया है। जैसे ही आप इसको सेल से जोड़ेंगे, सपोज करिए अगर सेल का विभव है V, तो V वोल्ट विभवांतर क्षण के दोनों किनारों के मध्य स्थापित हो जाएगा। यानी क्षण के दोनों किनारों के मध्य V विभवांतर जो है वो स्थापित हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब क्षण के दोनों सिरों के मध्य V विभवांतर जो है स्थापित हो गया है। आपको पता है दोस्तों कि इस चालक क्षण में क्या होगा, ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं, और निगेटिव चार्ज जो होता है वो लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करता है। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, क्षण का, रॉड का ये वाला किनारा जो है वो देखिए किससे जुड़ा है, सेल के निगेटिव टर्मिनल से। निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होने के कारण ये कैसा होगा, लोअर पोटेंशियल पर होगा। ठीक है, और ये वाला रॉड का ये वाला सिरा देखिए किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला टर्मिनल जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, और निगेटिव चार्ज जो होते हैं वो क्या होगा, लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करेंगे। हाँ देखिए, ये क्या है, सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल अपने आप भाग रहे हैं। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन भागेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, तो विद्युत धारा अपने आप होगी उसमें, क्योंकि विद्युत धारा और कुछ नहीं है, किसी भी आवेशों की गति की अवस्था को ही तो विद्युत धारा कह रहे हैं। आवेश गति करे, बस विद्युत धारा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर करंट सेट हो गई है। अब देखिए, आप गौर कर पा रहे होंगे दोस्तों, रॉड का ये वाला सिरा पॉजिटिव टर्मिनल पर है, यानी कि ये हायर पोटेंशियल पर है, ये निगेटिव टर्मिनल पर है, यानी ये निगेटिव लोअर पोटेंशियल है, निगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, तो हायर टू लोअर पोटेंशियल की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, किधर की ओर, डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलते हैं, दोस्तों जिस डायरेक्शन में चलते हैं, करंट जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती है। जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ऐसे भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो करंट इसके जस्ट रिवर्स, यानी कि पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगी, यानी करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, फिर यहां से वायर से बाहर निकलकर इधर आकर ऐसे जाएगी, इधर से ये। ठीक है, ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन होगी। इसीलिए हम कहते हैं, जब भी हम किसी सर्किट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर सेल या बैटरी को अप्लाई करते हैं, तो विद्युत धारा कहां से निकलती है, बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि धनात्मक सिरे से निकलती है। बैटरी या सेल के धनात्मक सिरे से निकलेगी और घूम फिरकर वापस निगेटिव टर्मिनल पर लौट कर आएगी। ठीक, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं, ये रो है। ठीक, तो बराबर दोस्तों होता है E/J। ठीक है, जहां पे E क्या है, आपने सेल लगाई या बैटरी लगाई, तो आपने चालक के सिरों के मध्य एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, तो बस ये वैद्युत क्षेत्र जो है वही तो है ये E। ठीक है, तो रो बराबर E/J, यानी कि किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ के सिरों के मध्य आरोपित वैद्युत क्षेत्र E तथा उसमें धारा घनत्व J के अनुपात के बराबर होता है। ठीक भाई, चलिए, तो दोस्तों हम जानते हैं E बराबर कितना होता है, V/L। कहां से आया दोस्तों, ये आया है विभव प्रवणता से। ठीक है, आपको पता है ना दोस्तों कि जैसे मान लीजिए, अगर इतनी दूरी के मध्य या चालक के सिरों के मध्य V विभवांतर लगा है और चालक की लंबाई है L, तो विभवांतर बटे लंबाई या दूरी, विभवांतर बटे लंबाई या विभवांतर बटे दूरी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र एक्चुअली यही होता है कि हम L दूरी तय कर रहे हैं तो कितना विभव में परिवर्तन हो रहा है, तो विभव में परिवर्तन बटे चली गई दूरी। ठीक, E बराबर V/L हो गया। एवं
बराबर आई अपॉन ए, जहां आई क्या है, आई इसमें प्रवाहित होने वाली धारा है और ये क्या है, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। ठीक है भाई, चलिए तो अब ये सारी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब v अपॉन आई क्या बन जाएगा दोस्तों, v अपॉन आई मैंने अभी बताया था r होता है ना v अपॉन आई, तो r बन जाएगा और r क्या है दोस्तों, प्रतिरोध है, तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू, ये बन गया r इंटू ये हो गया a अपॉन में l। ठीक, चलिए भाई यहां से ये चीज समझ में आ गई। ठीक, R यानी विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है किसी भी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध बराबर चालक का विद्युत प्रतिरोध इंटू चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बटे चालक की लंबाई। ये तो एक जनरल फॉर्मूला होता है जो हम लोग आगे यूज भी करेंगे, बहुत काम आने वाला है फॉर्मूला। ठीक है, तो इससे दोस्ती कर लीजिए। अच्छा, और इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उठता है कि इसे विशिष्ट प्रतिरोध क्यों कहते हैं। आखिर प्रतिरोध के आगे विशिष्ट शब्द जोड़ा गया है तो आखिर ये कुछ तो विशेष काम कर रहा होगा ना। बिल्कुल, ये विशेष काम कर रहा है। वो क्या है कि दोस्तों देखिए, हमने इससे पहले प्रतिरोध के बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध क्या होता है बखूबी जानते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है ये भी तो जानने लायक बात है ना। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई, उसकी मोटाई, मोटाई मतलब वही अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक मोटा होगा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, चालक पतला होगा तो उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम होगा, यानी ए का मान कम होगा। ठीक है, तो किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध जो होता है वो चालक पदार्थ के लंबाई, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये तीन चीजों पर निर्भर करता है और दोस्तों ताप पर भी निर्भर करता है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह हुआ, अगर हम कॉपर के 2 रॉड ले लें, कॉपर यानी सेम मटेरियल की 2 रॉड ले लें, एक रॉड पतली हो एक रॉड मोटी हो, तो पतली वाली रॉड के लिए विद्युत प्रतिरोध R का मान अलग होगा, मोटी वाली रॉड के लिए विद्युत प्रतिरोध R का मान अलग होगा, किंतु दोनों रॉड के लिए रो का मान एग्जैक्ट सेम होगा। क्यों दोस्तों? तो इसलिए ऐसा होगा क्योंकि दोनों ही सेम मटेरियल की हैं। हाँ, लेकिन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो यहां पे रो का मान बदल जाएगा। ठीक, बस इसीलिए इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि ये विशिष्ट प्रतिरोध का मान केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि उसकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई पर। ठीक है, ओके, तो ये तो जवाब हो गया कि इसे विशिष्ट प्रतिरोध क्यों कह रहे हैं। और दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला डेरिवेशन कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेते हैं या 2 नंबर में पूछेंगे, तो आपको पहले इसकी परिभाषा लिखनी है, फिर ये फॉर्मूला लिख के ड्राइव कर देना है और आप चित्र भी बना सकते हैं इसमें। ठीक है, ओके, चलिए अब वही हमको करना है, सदिश राशि है, अदिश या मात्रक, विमा वगैरह देखनी है। ठीक है भाई, राशि देखिए, अब यहाँ पे इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे भाई, प्रतिरोध किसी भी प्रकार का हो वो अदिश ही होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, यहां पे R भी अदिश था तो रो भी क्या होगा, अदिश राशि होगी। अदिश राशि का मतलब स्केलर। ठीक है, ओके, अब बात आती है मात्रक की। तो दोस्तों मात्रक कैसे मिलेगा, मात्रक निकालने के लिए पहले फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूले पे नजर दौड़ाइए जरा। ठीक, रो का मात्रक निकालना है तो क्या करेंगे, R का मात्रक लिखिए। R का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, इनटू ये क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये क्या है, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, ये आएगा ओम इंटू मीटर। ये माइनस नहीं है दोस्तों, ये क्या है, ये हाइफन है। ठीक है, आपको अगर ये अच्छा ना लग रहा हो आप यहाँ क्रॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको किताबों में और ज्यादातर जगहों पे ऐसा लिखा हुआ ही मिलेगा, मतलब ये दोनों इंटू में है, माइनस नहीं है, इंटू में है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, तो मात्रक क्या आ जाएगा, ये मात्रक आ जाएगा ओम मीटर। ठीक है, चलिए भाई, और वो बात अलग है कि आप ओम की जगह पे वोल्ट पर एम्पियर भी रख सकते हैं, वो तो अंडरस्टूड है ना। चलिए, और विमा, विमा कैसे निकालेंगे भाई, R की विमा रखिए, A की विमा रखिए, L की, सबको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, R की डायमेंशन कितनी आई थी, ठीक है, ये R की डायमेंशन आई थी, और A की डायमेंशन क्या होगी, A की डायमेंशन होगी L रेज़ टू द पावर 2, और इसकी डायमेंशन कितनी होगी, ये तो लेंथ है ना, लेंथ की डायमेंशन केवल L। इसको सॉल्व करिए जरा, कितना आएगा, M, L यहाँ पे है, L यहाँ पे है, 2 2 मिलके 4,
एक माइनस हो जाएगा 3, ए यहां पर है यहां पे नहीं है तो a की पावर -2 रहेगी, और t यहां पे है और कहीं नहीं है तो t की पावर -3। ठीक है भाई, चलिए इतनी बात समझ में आ गई, ये इसकी डायमेंशन हो गई। ओके दोस्तों, तो ये वाला टॉपिक तो खत्म होता है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है। ठीक है, आप ये जान लीजिए कि जैसे प्रतिरोध था तो मतलब विद्युत प्रतिरोध था तो विद्युत चालकता नाम का कोई टर्म था, वैसे ही यहां विशिष्ट प्रतिरोध है तो विशिष्ट चालकता नाम का भी टर्म होगा। और एनालॉजी क्या कहती है, एनालॉजी ये कहती है कि अगर प्रतिरोध था तो 1 प्रतिरोध यानी 1/r क्या बन गया, चालकता बन गई, विद्युत चालकता। वैसे ही अगर विशिष्ट प्रतिरोध है रो तो 1/ρ क्या बन जाएगा, 1/ρ जो है वो सिग्मा बन जाएगा यानी विशिष्ट चालकता। ठीक है, सिंपल यही काम यहां पे होना है। ठीक है, कि हम लोग बोलेंगे कि विशिष्ट चालकता है क्या, किसी भी पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या होती है, उसके विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। बस इसको पढ़ के शब्दों में बोल दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे कि किसी भी पदार्थ की विशिष्ट चालकता का मान उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक, ओके, राशि होगी रो क्या था, रो था अदिश, रो एक अदिश राशि थी मतलब स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी क्या होगी, स्केलर होगी यानी अदिश राशि होगी। भाई मात्रक, मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका होता है ओम मीटर, तो 1/ओम मीटर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, रख दीजिए यहाँ पे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, विमा, ठीक है, विमा के लिए दोस्तों अभी हमने इसकी विमा निकाली थी ना रो की, उसको रिवर्ट, बस उसको रिवर्ट करना है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा रफ काम कर लेते हैं। ठीक, पहले रो की विमा कितनी निकली थी वो देख लेते हैं एक बार। ये था mL2 t - 2 और t-3। ठीक है, अपॉन में यहाँ था L और यहाँ था L²। ठीक है, तो रो की डायमेंशन दोस्तों कितनी आई थी, mL की पावर 3, L की पावर 3, a की पावर -2, t की पावर -3। ठीक है, तो यहाँ पे 1/ ये रखेंगे यानी कि इसको रखेंगे 1/ सिग्मा की डायमेंशन कितनी आएगी, 1/mL की पावर 3, a की पावर -2, t की पावर -3। ठीक है, चलिए तो कितना आएगा, ये ऊपर जाके m की पावर -1, L की पावर -3, a की पावर 2, t की पावर 3। ठीक है, इतना ही तो आएगा ना। चलिए भाई, तो ये विमा आ गई इसकी। ठीक, ओके, तो दोस्तों इतनी बातें हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये टॉपिक जो है ओम का नियम, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, ना केवल ये थ्योरी में आता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसके क्वेश्चंस भी आएंगे, मतलब ये न्यूमेरिकल में भी आपकी काफी हेल्प करने वाला है। और ये एक बेसिक प्लेटफॉर्म मतलब आपको प्रोवाइड कराएगा कि उस बेसिक प्लेटफॉर्म की सहायता से आगे के कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। ठीक है, और ओम ने क्या बोला था, ओम ने कहा था, पहली बात तो बता दूं, ये जो ओम का नियम है वो साइंटिस्ट के नाम पर है। साइंटिस्ट का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, स्कॉटलैंड के थे। खैर मुझे इससे, आप लोगों को भी इससे उतना मतलब नहीं है, केवल इनका नियम क्या था वो जानना होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर किसी चालक पदार्थ की बात करें हम लोग, जैसे कि यहां बना हुआ है, तो चालक पदार्थ में क्या होता है, आप उस पर पहले विभव लगाएंगे, पहले आप उसमें सेल जोड़ेंगे या बैटरी जोड़ेंगे, तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। उल्टा काम तो होगा नहीं कि आप बिना सेल लगाए धारा की इच्छा करें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जब भी हम किसी चालक पदार्थ में विभव लगाते हैं, सेल या बैटरी जोड़ते हैं, तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक, तो ओम ने क्या कहा, इन्होंने बोला कि अगर किसी चालक पदार्थ की बात करें और चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं यानी फिजिकल कंडीशंस सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, और वॉल्यूम वगैरह, अगर ये सब हम लोग चेंज ना करें तो क्या होगा, तब चालक के सिरों पर लगाए गए विभव V और उसमें प्रवाहित धारा I का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो नियत हो जाता है। और उसी नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं, R से लिखते हैं, बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, गुड। ठीक है, देखिए तो ये है रहा कॉन्सेप्ट विद्युत प्रतिरोध का। तो ओम ने क्या बोला, यदि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तब
चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात क्या होता है, सदैव एक नियतांक होता है या नियत होता है, जिसे चालक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो ये तो बात हो गई ओम के नियम की। अब इतना छोटा सा नियम है, 2 लाइन का नियम है, लेकिन बहुत बड़े बड़े इसके आउटकम्स हैं। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग अगला टॉपिक, इससे ही जुड़ा हुआ है। ओके दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ओम के नियम की सीमाएं। तो देखिए, ओम के नियम की सीमाएं, इसमें हम लोग नाम से ही समझ पा रहे हैं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। एक्चुअली इसमें हम लोग दोस्तों ये पढ़ेंगे कि ओम का नियम किस सीमाओं तक या किस सीमाओं के तहत काम करता है। एक ऐसी भी सीमाएं, कुछ ऐसी भी कंडीशन यानी कुछ ऐसी भी अवस्थाएं आ जाती हैं दोस्तों कि वहां पे ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो वो क्या है, वो क्या हो सकती है, क्योंकि 1 नंबर में कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि ओम के नियम की सीमाएं बताइए। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर आप बुद्धि से काम लेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ओम के नियम की परिभाषा बोली, तो मैंने बड़ी ही चालाकी से उसी में सारी सीमाएं भी बोल दी। जैसे जो मैंने अभी पहले बोला उसको मैं रिपीट कर रहा हूं और आप मेरे शब्दों पे गौर करिएगा। मैंने क्या बोला कि ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक पदार्थ, मतलब पदार्थ चालक होना चाहिए, अचालकों पे या अर्धचालकों पे आप ओम का नियम अप्लाई करेंगे तो कभी भी लागू नहीं होगा। यानी ओम का नियम केवल चालक पदार्थों पे लागू होता है। ठीक, ये पहली सीमा हो गई। फिर मैंने बोला था यदि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभव और धारा का अनुपात नियत होता है। दूसरी सीमा यह है कि चालक पदार्थ का ताप, दाब ये सब स्थिर नहीं होना चाहिए। अब ताप, दाब दोनों साथ में लिख देंगे तो एक ही पॉइंट में आ जाएगा, इसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये बन गया कि ओम का नियम केवल चालक पदार्थों के लिए लागू होता है, अर्धचालक या अचालकों के लिए नहीं। ठीक, दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि चालक पदार्थ का ताप स्थिर रहना चाहिए, चालक पदार्थ का दाब स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, चालक पदार्थ का घनत्व स्थिर रहना चाहिए। और अगर हमारे पास चालक पदार्थ द्रव के रूप में है, चालक पदार्थ द्रव के रूप में हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वैद्युत अपघट्य नाम की चीज। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो एक घोल होता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन होता है। ठीक, उसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज दोनों ही मौजूद रहते हैं, वो दोनों मूवेबल होते हैं, मूव कर सकते हैं, और चार्जेस का फ्लो होता है, तो इसीलिए वहां पे करंट जनरेट होती है। ठीक है, वहां पे हम लोग केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वगैरह बनाते हैं, तो हम लोग वहां पे वैद्युत अपघट्य का यूज करते हैं। अगर वैद्युत अपघट्य की बात करें यानी कि द्रवित चालक की बात करें, चालक पदार्थ जो कि द्रव की अवस्था में हो, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम उनकी बात करें तो अगर उनकी सांद्रता भी आप घटाए बढ़ाएंगे तो भी ओम का नियम वहां पे फेल हो सकता है और हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब इसकी सीमा है। ठीक, कि वो चालक पदार्थ होना चाहिए, ओम का नियम चालक पदार्थों पे लगता है, चालक पदार्थ का ताप स्थिर होना चाहिए, चालक पदार्थ का दाब स्थिर होना चाहिए, उसकी सांद्रता स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आप लिख देंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की ओर। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ओमीय एवं अनओमीय परिपथ। इस पे भी दोस्तों स्टार बना लीजिएगा, बिकॉज ये भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, और अगर ना भी पूछा जाए तो भी ये आगे के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में काम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए भी इसे पढ़ना जरूरी है। देखिए, ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ में केवल इतना सा डिफरेंस होता है जो कि इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है। ओमीय परिपथ का मतलब होता है दोस्तों वो परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक, जो ओम के नियम का पालन करेंगे, जिसमें ओम का नियम अप्लाई हो जाएगा, वो परिपथ कैसे होते हैं, ओमीय परिपथ होते हैं। इसका जस्ट रिवर्स करिए, वे पदार्थ या वे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है क्या कहलाते हैं, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, देखिए ओमीय परिपथ वे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू होता है। ठीक है, ओम का नियम लागू होगा मतलब कि V बटे I बराबर R बराबर नियतांक होगा। ठीक है, और जब यहां नियतांक होगा ये तो क्या होगा, इसमें अगर V और I के बीच में Y अक्ष पर I को यानी धारा को और X अक्ष पर V को लेकर एक ग्राफ खींचेंगे हम लोग, तो वो ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा के रूप में ही प्राप्त होगा, ये तो तय है। ठीक है, तो आप ऐसा भी देखिए, इसकी 2 परिभाषा बन गई। अब थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, आप इसकी 2 परिभाषा बना सकते हैं। पहला,
ओमी परिपथ, वे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू होता है ओमी परिपथ कहलाते हैं। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे परिपथ जिनमें, या वे परिपथ जिसके लिए एक्स अक्ष पर विभव तथा वाई अक्ष पर धारा को रखकर खींचे गए ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? ओमी परिपथ कहलाते हैं। यानी वे परिपथ जिनके लिए विभव तथा धारा के मध्य खींचा गया वक्र एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, क्या कहलाते हैं? ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। जैसे सबसे पहले तो ये जान लीजिए जितने चालक पदार्थ है ना सब पे लागू होगा। चालक पदार्थ, ये जान लीजिए कि जितनी धातुएं होती हैं सभी चालक होती हैं, नो डाउट सभी धातुएं चालक होती है। बस अंतर इतना है, किसी की चालकता ज्यादा होती है, किसी की चालकता कम, यानी किसी का प्रतिरोध ज्यादा होता है, किसी का प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, खैर चलिए, ठीक, तो एग्जांपल में हम लोग क्या लिखेंगे? सभी धातुएं, इतना लिख देंगे, सफिशिएंट है। चलिए भाई, अब हम लोग सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। जैसे ओमी परिपथ था वैसे अब अनओमी परिपथ। चलिए, नॉन ओमिक सर्किट्स। ठीक है, अब नॉन ओमिक सर्किट का मतलब क्या है कि इसमें हमने क्या लिखा था? वे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू होता है वे ओमी परिपथ होते हैं। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, वे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है वो अनओमी परिपथ होते हैं। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? V/I का मान जो है वो कभी भी नियतांक नहीं होगा, क्योंकि अगर V/I का मान नियतांक हो जाएगा तो ओम का नियम नहीं लग जाएगा। ठीक है, तो ये कभी भी नियतांक नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? सभी अर्धचालक युक्तियां, जितने भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं यानी अर्धचालक पदार्थ होते हैं, वो सब कैसे होते हैं? अनओमी परिपथ होते हैं। यानी अर्धचालक पदार्थों से मिलकर अगर कोई भी आप परिपथ बनाएंगे तो वो हमेशा कैसा होगा? अनओमी परिपथ होगा, उसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे छोटा सा एक भ्रम जो हम सभी के मन में जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं तो डेवलप हो जाता है, जो कि आगे जाके बहुत गलत साबित होता है। ठीक है, वो भ्रम ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि अर्धचालक पदार्थों पे ओम का नियम लागू नहीं होता। उन कुछ लोगों में से मैं भी हूं। मैंने अभी यही तो बोला कि अर्धचालक पदार्थ में ओम का नियम लागू नहीं होता। लेकिन दोस्तों, ओम का नियम लागू नहीं होता है, बात समझ में आती है, लेकिन V/I बराबर R, V/I बराबर R ये तो हमेशा सही होता है, ये कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों प्रतिरोध की परिभाषा ही यही होती है कि R बराबर V/I। लेकिन दोस्तों अब आप कहेंगे तो ओम का नियम हो गया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अनओमी परिपथ में यानी अर्धचालक पदार्थों की अगर हम बात करते हैं तो अर्धचालक पदार्थों पे ओम का नियम लागू नहीं होता, ऐसा बोल रहे हैं आप, और दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि V/I बराबर R होता है और V/I बराबर R ही तो ओम का नियम है। नहीं, V/I बराबर R ओम का नियम नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने पीछे वाले अभी टॉपिक में मैंने पढ़ाया था ओम का नियम होता क्या है? V/I बराबर R बराबर नियतांक। एक्चुअल में ओम का नियम होता है V/I बराबर कांस्टेंट हो जाए तब ओम का नियम होता है, ना कि V/I बराबर R। ठीक, तो पहली बात तो जान लीजिए ये ओम का नियम नहीं है। ओम का नियम होता है V/I बराबर नियतांक, जो कि यहां पे मैंने कहा नियतांक नहीं होगा, V/I का मान नियतांक नहीं होगा, तभी तो मैं कह रहा हूं ओम का नियम नहीं लगेगा। लेकिन V/I बराबर R तो हर कंडीशन पे होगा। ठीक है, चलिए भाई, अब जैसे ओमी परिपथ के लिए V और I के बीच में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त हुआ था, यहां पे क्या होगा? अनओमी परिपथ के लिए V और I के बीच में खींचा गया ग्राफ जो होगा वो क्या होगा? वो हमेशा एक वक्राकार रूप में प्राप्त होगा, मतलब सरल रेखा नहीं होगा। जैसे मैंने ओमी परिपथ के लिए दो परिभाषा बताई थी। एक परिभाषा ये कि ओम का नियम लागू हो जाए तो ओमी परिपथ, दूसरी परिभाषा ये कि V/I का ग्राफ अगर एक सरल रेखा मिल जाए तो ओमी परिपथ। वैसे अनओमी परिपथ की भी दो परिभाषा हो गई। वे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है, लागू नहीं होता है, वो अनओमी परिपथ। और दूसरा वे परिपथ जिनमें विभव एवं धारा के मध्य का ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त ना हो, टेढ़ा मेढ़ा जैसा प्राप्त हो, सरल रेखा ना हो, वो भी ओमी परिपथ होते। दो परिभाषा बन गई। इसका एग्जाम्पल है सभी अर्धचालक युक्तियां। ठीक, अब दोस्तों लास्ट टॉपिक जो बचा है समझने वाला वो ये है कि देखिए यहां पे क्या होता है, यहाँ पे V/I करने पर हमें R मिलता है। R को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्थैतिक प्रतिरोध, रेजिस्टेंस यानी स्थैतिक प्रतिरोध। स्थैतिक प्रतिरोध दोस्तों इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इस सरल रेखा के रूप में जो लाइन मिल रही है, जो सरल रेखा मिल रही है, इस सरल रेखा पर आप चाहे यहाँ पर
प्रतिरोध निकालिए, चाहे इस हिस्से में प्रतिरोध निकालिए। कैसे निकालेंगे? V बटे I करके तो निकालेंगे। चाहे आप इसके किसी भी पॉइंट पर प्रतिरोध का मान निकालिए, वो एग्जैक्ट बराबर आएगा हमेशा। हर एक पॉइंट पे इस सरल रेखा के प्रत्येक बिंदु पर आप V बटे I करके मान निकालिए, हमेशा R का मान एक फिक्स आएगा। जो इस पॉइंट पे मिलेगा वही इस पॉइंट पे, वही इस पॉइंट पे, वही सभी सब पॉइंट पे मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि चालक पदार्थों की बात करते हैं तो चालक पदार्थों का प्रतिरोध R यानी V बटे I वो हमेशा एक फिक्स होता है, इसीलिए यहाँ पे ओम का नियम लागू हो जाता है। ये तो ये भी बोल रहा है कि फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अनोमी परिपथ में खेल थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे R का मान एकदम फिक्स हो गया था, वक्र यानी कि सरल रेखा के प्रत्येक बिंदु पर R का मान फिक्स हो गया था, प्रतिरोध का मान फिक्स हो गया था, इसलिए इसे बोला था स्थैतिक प्रतिरोध। इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अनोमी परिपथ के लिए जो V और I के बीच में ग्राफ मिला है, वक्र मिला है, वो टेढ़ा मेढ़ा मिला है, मतलब वो सरल रेखा के रूप में नहीं है। अब इस स्थिति में क्या होगा, आप इस वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर जितनी बार भी प्रतिरोध R का मान निकालेंगे, हर जगह आपको अलग अलग मिलेगा, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे बहुत कम और कहीं पे बहुत ज्यादा। मतलब प्रतिरोध का मान फिक्स नहीं रहेगा, प्रतिरोध का मान बदलता रहेगा। और जब प्रतिरोध का मान बदलता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध यानी कि डायनामिक रेजिस्टेंस। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्थैतिक प्रतिरोध क्या होता है और गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है। ओके दोस्तों, तो आज इसी के साथ ये टॉपिक वाइंड अप होता है और ये सेशन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।